हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक और नया टॉपिक ऑफ वैल्यू एडिशन सीरीज। और इस सीरीज में हम क्या ट्राई करने वाले हैं, तो हम ट्राई करने वाले हैं बच्चों कि हिंदी मीडियम के कंटेंट को क्यों ना करंट अफेयर और कन्वेंशनल इसके मिक्सचर के साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले जाएं जिन टॉपिक्स को बच्चा अपने आंसर राइटिंग में यूज करके अपने आंसर को और ज्यादा डायनेमिक और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा नंबर गेनिंग फुल बना सके। क्लियर? तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति तथा विकास हुआ, अर्थात ह्यूमंस का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन किस प्रकार से पृथ्वी में हुआ, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अब इस चीज को समझिएगा बच्चों कि इस सीरीज के नोट्स आप बनाएं और उन नोट्स को आप n नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस टॉपिक को हम देखने वाले हैं, इस टॉपिक में मानव की उत्पत्ति और विकास, ये हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंगली किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से यूजफुल है, तो इस चीज को समझिएगा कि आप इस कंटेंट को कहां कहां पुट कर सकते हैं। जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि करंट अफेयर में कोई टॉपिक आया, जैसा कि आपने शायद देखा होगा आज से कुछ समय पहले अराउंड दिसंबर के आसपास, फाइन, एक न्यूज आई कि डायनासोर के कुछ नए फॉसिल्स देखने को मिले हैं। फाइन, सेंट्रल इंडिया में खासकर मध्य प्रदेश के आसपास डायनासोर के कुछ फॉसिल्स मिले। इसके अलावा 2019 या 20 में एक नया फॉसिल मिला था होमोसेपियन के पूर्वजों का, अर्थात हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उसकी एक नई कैटेगरी क्रिएट होने वाली है। फाइन, अब ये कैटेगरी क्रिएट होगी और इसे साइंटिफिक अप्रूवल मिलने के बाद ये कैटेगरी जब सिलेबस में ऐड करी जाएगी तब के समय ये टॉपिक फिर से न्यूज में आ जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को समझिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं आप इन्हें कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो सबसे प्रायर मेरा फोकस होगा कि करंट में जीवाश्म या मैं कहूं फॉसिल से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो हर बार यह भी ट्रेंड पे चलता है। क्लियर? अब इसके अलावा सिलेबस में और कहां ओवरलैप करता है, तो याद रखिए इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट ह्यूमंस के डीएनए के बारे में। और याद रखिए डीएनए इंजीनियरिंग यूपीएससी के साइंस एंड टेक का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। फाइन, यानी कि साइंस एंड टेक जब भी स्टूडेंट पढ़ता है तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी या फिर मैं कहूं डीएनए इंजीनियरिंग, इस तरह के टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को आप उस दिशा में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं स्टार्ट करूं, उसके पहले एक अनाउंसमेंट है बच्चों। समझिएगा कि स्टडी IQ आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत है P2I बैचेस, अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस। अब समझिएगा इस चीज को कि जो वैल्यू एडिशन सीरीज है इसमें मैं आपको लेस देन 1 आवर के वीडियोस दे रहा हूं। फाइन, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की अप्रोच से आप पूरी ज्योग्राफी देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो जैसे हमने हिमालयाज देखा, हमने हिमालय की उत्पत्ति और विकास देखा, तो अब जब आप इसका आंसर लिखने जाएंगे बच्चों तब आपको एक समस्या सामने दिखेगी। समस्या क्या है? सभी विद्यार्थी एक सा आंसर लिखेंगे दैट हिमालय की उत्पत्ति, तो सीधा सीधा लिखेंगे हिमालय हमारे लिए जो है सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हमें चीन के सापेक्ष सुरक्षा प्रदान करता है। या फिर ज्यादा बच्चा लिखेगा तो कुछ मेडिसिन के बारे में, कुछ वनस्पतियों के बारे में लिखेगा। परंतु जब हम इस सीरीज को देखेंगे और खासकर जब हम P2I बैचेस में जैसे सब्जेक्ट्स को रन करते हैं, फाइन, तो अगर मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट करा है और इंडियन ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट करा वेरी फर्स्ट टॉपिक हिमालय, तो हमारी डिस्कशन का पहला घंटा हमेशा, फर्स्ट आवर हमेशा इस बात पर फोकस होता है कि उस विषय से आने वाले मेंस के प्रश्नों में आप उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। और याद रखिए इंट्रोडक्शन आपके आंसर का बैकबोन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। फाइन, अगर आपने अपने आंसर में इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा सेंटेंसेस फ्रेज करे जो आपकी कॉपी चेक करने वाले को ये फील करा दे कि दैट दिस स्टूडेंट इज स्मार्ट, फाइन, तो आगे आपके आंसर में जो एवरेज मार्क्स होते हैं ये इंक्रीज होते हैं। क्लियर? तो अभी जो सीरीज चल रही है इसमें मैं लेस देन 1 आवर के वीडियोस बनाऊंगा। अब होगा ये कि जब हम P2I बैचेस में स्टार्ट करते हैं तो ज्योग्राफी या इससे रिलेटेड कोई और भी सब्जेक्ट्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में हम हर समय
जैसा हम इस समय वैल्यू एडिशन सीरीज में देख रहे हैं, इससे रिलेटेड करंट के टॉपिक्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो आपके डेटा को और रिच करती है, और साथ में इसी से रिलेटेड मैपिंग एंड फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स, इस सभी को आंसर में और टॉपिक में कंपाइल करके डिलीवर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इस जर्नी को बेहतर तरीके से प्ले कर पाएं, तो आप P2I बैचेस में हमारे साथ जुड़कर अपनी सफलता को एंश्योर कर सकते हैं। देखिए, हर बार यह होगा कि अगर मैं कोई टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता हूं तो आप उस टॉपिक को अपने कन्वेंशनल नोट्स के साथ ऐड ऑन करेंगे। क्लियर? अब याद रखें, इसी प्रकार से P2I बैचेस में भी हम कन्वेंशनल नोट्स प्रोवाइड करते हैं और उसमें इस करंट अफेयर को मैं मेंशन करूंगा। क्लियर? अब यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, साथ में अगर बच्चों आपको कोई डाउट होगा तो आपका मेंटोर आपको वो डाउट जरूर क्लियर करेगा। इन केस ऑफ माय सब्जेक्ट मैं आपके डाउट्स को 1 to 1 क्लियर करूंगा। साथ में अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग, तो आप उसके डाउट्स भी डायरेक्टली अपने मेंटोर से, अपने फैकल्टी से पूछ पाएंगे। क्लियर? तो आप P2I बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई हो चुकी है। ये इवनिंग का बैच है, शाम को 6 बजे से ये स्टार्ट होगा। और याद रखिए कि इस बैच में अगर कोई विद्यार्थी जुड़ता है और उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ उसे अपने खर्चे पर आगे की पूरी जर्नी प्ले कराता है। फाइन? तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ध्यान से देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके सिलेबस में कहां कहां ओवरलैप करता है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि वास्तविकता में बच्चों इस चीज को समझिएगा कि एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। फाइन? आई थिंक आप सभी ने इनका नाम पहले सुना होगा। इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। और जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत। क्लियर? और इसमें उन्होंने बताया था कि प्रकृति में एक नेचुरल सिलेक्शन होता है। फाइन? और इसके थ्रू अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि मानव के डीएनए का, यानी कि ह्यूमंस के डीएनए का, जो ह्यूमंस का डीएनए है, इस डीएनए का बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारा डीएनए और चिंपैंजी का डीएनए, फाइन, ये 99% कॉमन होता है बच्चों। फाइन? और अगर मैं आपसे कहूं कि मानव का डीएनए तथा गोरिल्ला का डीएनए ये 98% कॉमन होता है। लेट मी शो यू इन द डायग्राम ऑल्सो। ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपको दिख रहा चिंपैंजी है, इसका डीएनए और मानव का डीएनए ये लगभग 99% कॉमन है। इसी प्रकार ये जो गोरिल्ला है, इसका डीएनए और मानव का डीएनए 98% कॉमन होता है। और इसके अलावा जो ओरंगुटैन है, फाइन, इसका डीएनए और मानव का डीएनए ये 97% कॉमन होता है। और इवन अगर मैं आपसे कहूं कि मानव का डीएनए तथा गिब्बन्स का डीएनए, फाइन, अभी आएगा टॉपिक में गिब्बन, फाइन, इनका डीएनए 96% कॉमन होता है। और इवन अगर मैं आपसे कहूं तो जिस प्रकार से मानव का ब्लड ग्रुप होता है, फाइन, जैसे कि ए बी और ए बी पॉजिटिव नेगेटिव इन सेंस में, फाइन, जो एंटीजेंस होते हैं ये कॉमन होते हैं मानव और इन जीवों के बीच में। क्लियर? और इसी को समझाया था चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में, जिसे कहा जाता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्लियर? मैं आपको एक बात और बताता हूं, शायद आपने नाम पहले भी सुना होगा। जो चार्ल्स डार्विन थे, जस्ट अ सेकेंड, यस, जो चार्ल्स डार्विन थे, इनके टीचर, और आप कहें कि इनके दिशा में, जिस दिशा में इन्होंने रिसर्च करी, उसका जो मेन रीजन था वो इनके टीचर थे। एंड लेट मी टेल यू, इनके टीचर का नाम था हमबोल्ट, फाइन, वॉन हमबोल्ट, फाइन। और ये जो हमबोल्ट हैं बच्चों, फाइन, आपने इनका नाम कन्वेंशनल सिलेबस में सुना होगा। कहां सुना है? तो आई थिंक आप लोगों ने सागर विज्ञान में देखा होगा। इस प्रकार से ये साउथ अमेरिका होता है, फाइन, ये दक्षिण अमेरिका है, जस्ट अ सेकेंड, ये दक्षिण अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका के केस में बच्चों आपने मैप में देखा होगा
इस प्रकार से एक जलधारा है। अगर आप मैप यूज करते हैं स्टूडेंट एटलस, फाइन, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, ये 4th या 5th एडिशन अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको पेज नंबर 96 के आसपास, 96 या 97 के आसपास जो है वो गर्म एवं ठंडी जलधाराएं दिखेंगी, और यहां पर आपको हम्बोल्ट नामक जलधारा दिखेगी। ये जो जलधारा का नाम हम्बोल्ट के नाम पर रखा गया है, वास्तविकता ये है कि ये एक ट्रिब्यूट है इनके एफर्ट को। कैसे? तो याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका में एक नदी है, इसका नाम है अमेजन रिवर, फाइन, अमेजन नदी। और याद रखिए ये जो रिवर है, ये जो नदी है, इस नदी के सापेक्ष एक तथ्य यह है कि इस नदी को आज तक किसी भी व्यक्ति ने, यानी कि जिस समय वन हम्बोल्ट थे उस समय तक किसी भी व्यक्ति ने इस नदी को इसके प्रवाह की विपरीत दिशा में पार नहीं करा था। और याद रखिए ये ऐसा करने वाले हम्बोल्ट पहले व्यक्ति थे, फाइन। और हम्बोल्ट ने इस जर्नी में एक किताब लिखी थी, यानी कि अपना वृतांत लिखा था, और इसमें हम्बोल्ट ने समझाया था कि अगर पृथ्वी पर मानव राज करना चाहते हैं, कंटिन्यू रहना चाहते हैं, तो इसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट यह होगी बच्चों के मानव को कभी भी अमेजन के जंगलों में प्रवेश नहीं करना है, फाइन। इन्होंने अपनी बुक में यह बताया था कि किस प्रकार से उन्हें इस यात्रा के दौरान कितनी कितनी प्रजातियां, कितनी कितनी विरले पाई जाने वाली जीवों की प्रजातियां देखने को मिली, तथा अपनी बुक में इन्होंने इसके बारे में समझाते हुए लिखा था कि मानव कंटिन्यू करेगा अगर वो कभी भी अमेजन के जंगलों में प्रवेश ना करे। और याद रखिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर इनकी इस किताब को जला दिया था। द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू रीड दिस बुक, वो एकमात्र व्यक्ति जिसने इनकी किताब को पढ़ा था, वो थे चार्ल्स डार्विन। क्लियर? और जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने इस किताब को, और साथ में एक और साइंटिस्ट थे, आप इसके बारे में भी पहले सुनते होंगे, इनका नाम है माल्थस, माल्थुनियनिज्म। ये एक वाद है, माल्थुस वाद कहते हैं इसे। और इसमें इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वी पर मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, बट उसी के रिस्पेक्ट में जो खाद्य उत्पादन है यह नहीं बढ़ रहा। और माल्थस ने समझाया था कि पृथ्वी पर मानव समाप्त हो जाएगा, 6th मास एक्सटिंक्शन होगा मानव का पृथ्वी पर, अगर मानव ने जिस प्रकार से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से अपना खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ाया। और माल्थस के इसी स्टेटमेंट के कारण बच्चों एक नया कंसेप्ट निकल के आया था जिसे कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, अर्थात हरित क्रांति। यानी कि जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने समझाया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कि वी बिलोंग्स टू बंदरास, यानी कि हम बंदरों से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इसी थ्योरी से ये जो थ्योरी थी इंस्पायर थी दो लोगों से। एक था वन हम्बोल्ट, जिन्होंने जो है अमेजन के जंगलों को विपरीत दिशा से प्रवाह, अमेजन रिवर के विपरीत प्रवाह की दिशा से पार करा था, तथा साथ में इन्होंने बेस बनाया था, या फिर ये प्रेरित थे इस स्टेटमेंट से भी कि माल्थस ने कहा था कि पृथ्वी पर मानव का 6ठा मास एक्सटिंक्शन होगा, यानी कि 6ठी बार कोई प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त होगी। और ये जो समाप्ति का उन्होंने सिद्धांत दिया था, यह इस आधार पर दिया था कि पृथ्वी पर मानव एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट उस रिस्पेक्ट में कहीं पर भी खाद्यान्न का उत्पादन तेजी से नहीं हो रहा। और इसी को आधार बनाया गया पृथ्वी पर अलग अलग राष्ट्रों द्वारा हरित क्रांति के लिए। पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखें, अब जो चार्ल्स डार्विन है इसके बारे में देखें कि यहां पर एक आइलैंड है, आप एटलस में उसे मार्क करेंगे, आइलैंड का नाम है गैलापागोस आइलैंड्स, फाइन, गैलापागोस द्वीप। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां बहुत सारी बर्ड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज बर्ड्स और सेकंड स्टेटमेंट इज टर्टल्स, यानी कि कछुए तथा पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियों का चार्ल्स डार्विन ने अध्ययन करा। और अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने समझाया कि पृथ्वी पर जो जीव हैं, ये जीव वास्तव में इवॉल्व अर्थात विकसित होकर यहां तक पहुंचे हैं। यानी कि आज के समय अगर आपको एक्स नामक एक जीव दिख रहा है, तो बच्चों इस एक्स नामक जीव में कुछ A, B, C नामक परिवर्तन आए हैं। और इसके पहले एक और जीव रहा है Y, तो Y में A, B, C नामक कुछ परिवर्तन करके X की उत्पत्ति हुई है। इसे ही कहा जाता है उद्विकास का सिद्धांत, यानी कि कोई जीव आज जैसा दिख रहा है, वास्तविकता में समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन आए थे और उसके पहले उसके जैसा दिखने वाला कोई जीव रहा होगा, और उस जीव में कुछ परिवर्तनों के बाद यह जीव आपके सामने प्रस्तुत है। अब इसको समझिएगा कि जैसे जैसे आप
पीछे चलते जाएंगे, यानी कि एक्स में अगर आप ABC नामक परिवर्तन हटा दें तो Y आ जाएगा, Y में कुछ 1 2 3 नामक परिवर्तन हटा दें तो XA आ जाएगा, और इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। यह समझाया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। क्लियर? तो इसे कहा जाता है उद्विकास का सिद्धांत, इवोल्यूशन का बेसिस। क्लियर? तो पहली चीज चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जीवों में विकास होता है। दूसरी चीज चार्ल्स डार्विन ने जो समझाई यह है नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति हर एक जीव को समान मौके देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है हर एक जीव को कि वो अपना उद्विकास कर ले। अब जिस जीव ने उद्विकास करा उस जीव का नेचुरल सिलेक्शन होके वो आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि आज से बहुत वर्षों पहले ऐसा रहा होगा कि जिस प्रकार कैट्स, डॉग्स, मंकीज या अदर मैमल्स या अदर स्तनपायी जीव थे, उन सभी के पास चांस था कि वो अपना उद्विकास करके पृथ्वी पर राज करें। अब इन सभी जीवों ने इस प्रकार के उद्विकास के लिए अलग अलग चीजें चुनी थी। जैसे मैमल्स के बारे में देखें तो इसमें से जो मंकीज हैं, इन्होंने स्टार्ट करा सीधे खड़े होना, फाइन, और ये इनका सिलेक्शन काफी काम का सिद्ध हुआ। इसके अलावा आग को कंट्रोल करना, यह भी काफी जो है इंपॉर्टेंट प्रूफ हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो मस्तिष्क का विकास है, इसका मुख्य कारण क्या रहा है बच्चों, तो याद रखिए मानव के मस्तिष्क का जो विकास हुआ इसका मुख्य कारण था, एक समय मानव की एक प्रजाति थी जिसका नाम था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से पहले एक प्रजाति थी जिसका नाम था होमो हैबिलिस। और होमो हैबिलिस ने बच्चों जानवरों का शिकार करा, शिकार करने के साथ उनका बोन मैरो तक ये खाते थे। बोन मैरो मतलब आप समझिए हड्डी के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, उस पार्ट को तक निकाल के ह्यूमंस ने खाया, और ये काफी न्यूट्रिएंट से फुलफिल रहता था। और याद रखिए इसका सेवन या इसी प्रकार से बहुत सारे इवेंट्स का होना, इसने हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट, इसके अलावा बहुत कम खाने पे लंबे समय तक सरवाइव करने की क्षमता दी। और इसी कारण आप देखेंगे कि मस्तिष्क का विकास हो या स्पाइनल कॉर्ड का विकास हो या हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास हो, यह विकास संभव हो पाया था इसी प्रकार के कुछ नेचुरल सिलेक्शन के सही डिसीजंस के कारण। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि कैसे और किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसे समझना, बस अगर मैं आपसे यह कहूं कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो इस समय आप अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली रखें। क्लियर? अब देखिए मैंने आपसे कहा कि एक्स नामक एक जीव है जिसमें कुछ परिवर्तन आए थे, और अगर उन परिवर्तनों को हटा दें तो वाई नामक एक जीव आएगा। यानी कि वाई में कुछ परिवर्तन हुए तो एक्स आया, एक्स में कुछ परिवर्तन होंगे तो जेड आएगा, जेड में कुछ परिवर्तन होंगे तो ABC कुछ आएगा। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि मानव है, तो मानव के जस्ट पहले, मानव को साइंटिफिकली कहा जाता है होमो सेपियंस। क्लियर? तो होमो सेपियंस के जस्ट पहले कौन सा जीव था? तो याद रखिए होमो सेपियन के जस्ट पहले था होमो निएंडरथल। फाइन। अब याद रखें जो होमो निएंडरथल था, ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे, इनके बारे में हमें बहुत डिटेल में देखना है, पर पहले मैं आपको पूरी साइकिल एक बार समझा दूं। ठीक है? अब देखिए सबसे पहले आएगा होमो सेपियन, होमो सेपियंस के थोड़ा पहले जाएंगे तो आएगा होमो निएंडरथल, होमो निएंडरथल से थोड़ा पहले जाएंगे तो आएगा होमो इरेक्टस, और इसके बारे में बहुत डिटेल में देखना है। होमो इरेक्टस से पहले जाएंगे तो आएगा होमो हैबिलिस, और होमो हैबिलिस से पहले जाएंगे तो आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फाइन। मैं चीजों को ज्यादा टफ नहीं बनाना चाहता, अन्यथा की स्थिति में आप समझ नहीं पाएंगे, पर इसके पहले भी बहुत रहे हैं, मतलब होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, इसके भी पहले और भी रहे जैसे रामापिथिकस, ड्रायापिथिकस, शिवापिथिकस, पर इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा होमो सेपियंस, होमो सेपियंस के पहले आएंगे होमो निएंडरथल, होमो निएंडरथल के पहले होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के पहले होमो हैबिलिस, और हैबिलिस के पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस। पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो परिवार बना, क्लियर, यानी कि ये जो होमो सेपियन की फैमिली बनी, ध्यान से समझिएगा कि इस फैमिली को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। तो बच्चों इस फैमिली को कलेक्टिवली कहा जाता है होमिनिन्स। फाइन, इसे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, होमिनिन्स। क्लियर?
ये होमिनिन्स क्या होते हैं? तो होमिनिन्स वास्तविकता में ह्यूमन के जैसे दिखने वाले परंतु हमारे पूर्वज यानी कि हमारे ही एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स को कहा जाता है होमिनिन्स। क्लियर? तो होमिनिन्स में इस फैमिली में ये 5 का ग्रुप आता है। क्लियर? अब इसी होमिनिन्स को अगर मैं जोड़ दूं यानी कि होमिनिन्स प्लस 4 प्रकार के और बंदर। क्लियर? और ये 4 प्रकार के जो और बंदर हैं या मंकीज हैं, इन्हें हम आज भी पृथ्वी पर देखते हैं, यानी कि होमिनिन्स प्लस 4 टाइप के और मंकीज। तो इस फैमिली को हम कहते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है होमिनिड्स। ये होमिनिड्स क्या होते हैं? होमिनिड्स, ये होमिनिड्स क्या होते हैं बच्चों? तो होमिनिड्स इज इक्वल टू होमोसेपियन की फैमिली प्लस ये है बच्चों, इसे कहा जाता है चिंपैंजी, इसे कहा जाता है गोरिल्लास, इसे कहा जाता है ओरेंगुटेंस और इसे कहता है बोनोबॉस। क्लियर? तो इन 4 प्रजातियों को मिलाकर जो ह्यूमंस की कैटेगरी बनती है, इसे कहा जाता है होमिनिड्स। क्लियर? अब अगर मैं कहूं इसी होमिनिड्स में हम कुछ और जीवों को जोड़ दें, क्लियर, यानी कि सबसे पहले होमोसेपियन, होमोसेपियन की पूरी फैमिली प्लस चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटेंस, इसकी फैमिली, और अगर मैं कहूं इसमें जोड़ दिया जाए गिब्बंस को। अब गिब्बंस क्या होते हैं बच्चों? तो याद रखिए विश्व में लगभग 20 प्रजातियां ये पाई जाती हैं गिब्बंस की। इस प्रजाति को तथा हमने जो अभी प्रायर देखा, इसे जोड़ दिया जाए तो इसे कहा जाता है होमिनोइड्स। फाइन। और ये जो होमिनोइड्स की प्रजाति है, इसमें गिब्बंस का अहम रोल होता है। किस प्रकार से होता है तो नेक्स्ट अभी हम जब स्टार्ट करेंगे इसे पूरा डिटेल में, तो मैं अभी आपको समझाता हूं। फाइन। अब देखिए इसी होमिनोइड्स में अगर मैं कहूं कि मैं जोड़ दूं आज के समय के जितने भी मंकीज हैं, इन सभी को, तो इन सभी मंकीज को और जो प्रायर हमने देखा यानी कि होमोसेपियन तथा उनके एंसेस्टर्स प्लस चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटेंस प्लस गिब्बंस, और साथ में अगर आज पृथ्वी पर जितनी भी 150 और याद रखिए ये 150 से 160 की प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं बंदरों की, अगर इसे जोड़ दिया जाए तो जो ग्रुप आएगा उसे कहा जाता है एंथ्रोपोड्स। क्लियर? अब ये याद रखिए कि एंथ्रोपोड्स वो जीव होते हैं जिन जीवों में बंदरों के जैसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सारे गुणधर्म होते हैं। क्लियर? अब इसी से एक ब्रांच निकलेगी जो आगे जाके ह्यूमंस में कन्वर्ट होगी। क्लियर है? अब इस चीज को समझिएगा कि इसके भी प्रायर, इसके भी पहले एक और जीव थे जिसे कहा जाता था प्राइमेट्स। फाइन। अब ये प्राइमेट्स क्या होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा बच्चों कि ऐसे कोई भी स्तनधारी जीव जो पेड़ में चढ़ने के लिए सक्षम थे। अब मुझे बताएं पेड़ में चढ़ने के लिए सक्षम कौन सा जीव होगा? तो वह जीव होगा जिसकी ग्रैबिंग अर्थात पकड़ने की शक्ति अच्छी होगी। और किसी भी चीज को पकड़ने के लिए बच्चों एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है 4 उंगलियों और साथ में एक अंगूठे की। यानी कि आज के समय भी आपको प्राइमेट्स देखने को मिलते हैं। ये वो जीव होते हैं जिनके हाथ में आपको एक 5वीं उंगली दिखेगी, 5th फिंगर दिखेगी, जो अन्य 4 उंगलियों से अलग होगी, और ये बेसिकली उसकी हेल्प करेगी किसी भी चीज को पकड़ने में। और प्राइमेट्स वो जीव थे जिनसे एक भाग निकला जिसे मंकीज कहा गया, फिर मंकीज से एक भाग निकला जिसकी पूंछ गायब हुई, इसे कहा गया आगे होमोसेपियंस की कैटेगरी। क्लियर? इसे गिब्बन कहा जाता है, बेसिकली पूंछ विहीन बंदर, इसे गिब्बन कहा जाता है। और फिर गिब्बन से आगे चलते हुए ये पूरी तरह से सीधे खड़े होना स्टार्ट हुए, और सीधे खड़े होने के साथ धीरे धीरे करके इनके फेस में, इनके शोल्डर्स में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। जैसे जो शोल्डर्स हैं ये फुल शोल्डर्स हुए। फुल शोल्डर का मतलब क्या है? एक शोल्डर का यूज करके भी अपनी पूरी बॉडी वेट को वन टू अनदर ब्रांच ये शिफ्ट कर सकते थे। इस प्रकार से इस जीव का उद्विकास हुआ। तो मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्राइमेट्स आए,
फिर प्राइमेट्स में कुछ विकास हुआ जिससे एंथ्रोपोड्स आए, एंथ्रोपोड्स में कुछ विकास हुआ जिससे होमिनोइड्स आए, होमिनोइड्स में कुछ विकास हुआ जिससे होमो। और याद रखिए यहां पर हमारे लिए काम की चीज यह है कि सारे जीव आज भी उपस्थित हैं। इसके बीच में यह बिल्कुल संभव है कि बहुत सारे ऐसे जीव आए हों जो आए और समाप्त हो गए। इसको हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस से ओवरलैप नहीं करने वाला। क्लियर? एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में आता है ऑप्शनल के, बट हम अभी उस दिशा में नहीं चल रहे हैं। क्लियर? होमिनिड्स आए और होमिनिड्स के पश्चात फिर हमें दिखता है होमिनिन्स आए और यहां पर हमें मानव देखने को मिलते हैं। अब याद रखिए इनके कुछ कुछ गुणधर्म मैं आपको अभी बताने वाला हूं। चलिए तो अब देखते हैं होमिनिन्स के बारे में। अब ये होमिनिन्स क्या है? तो याद रखिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो पहला बंदर, वो पहला मंकी जिसने ट्राई करा कि वो सीधा खड़ा हो, यानी कि बेसिकली इसके प्रायर जितने भी जीव थे, यानी कि इसके पहले जितने भी मंकीज आए थे, ये हमेशा ये ट्राई कर रहे थे कि बीच बीच में खड़ा होना, पर हमेशा सीधे खड़े होकर नहीं चलते थे। यानी कि ये वो पहला ऐसा बंदर था जिसने ये परफेक्टली ट्राई करा कि वो पूरी तरह से सीधा खड़ा हो, परंतु उद्विकास में ये पूरी तरह से सीधा खड़ा हो नहीं पाया था। परंतु यहां देखने लायक बात यह है कि धीरे धीरे करके ये जो होमो सेपियंस की कैटेगरी है, इसमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसके हाथ धीरे धीरे करके समय के अनुसार इनकी लेंथ कम होना स्टार्ट हुई थी। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चों कि ये जो होमो सेपियंस की सब कैटेगरी है, अर्थात जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इस जीव ने पहली बार ये ट्राई करा कि वो शिकार करे और शिकार में भी पत्थरों का उपयोग करे। परंतु यहां काम की बात यह है बच्चों कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने जब शिकार करा, जब हंटिंग करी, तो जब कभी इन्होंने स्टोन्स या पत्थरों का यूज करा, वो पत्थर इन्होंने बनाए नहीं थे, उसके एजेस इन्होंने नहीं बनाए थे। केवल और केवल पत्थरों का फेंक कर उपयोग करना या फिर कोई पत्थर में धार पहले से किसी कारणवश बनी हो तो उसका उपयोग करना स्टार्ट करा था। परंतु काम की चीज यह है कि इसी ब्रांच के साथ हमें होमोसेपियन की सब कैटेगरी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हाथ की लंबाई धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हुई। तो क्लियर? तो एक मंकी के हाथ धीरे धीरे जो है वो छोटे होना स्टार्ट हुए और स्टार्ट होने में हमें एक जीव दिखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आप जाएंगे तो आएगा होमो हैबिलिस। अब याद रखिए होमो हैबिलिस के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। कैसे? तो याद रखिए सबसे पहले जो होमो हैबिलिस थे ये यूरोप के साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे। क्लियर? अब ये याद रखिएगा होमो हैबिलिस जो अफ्रीका में पहले थे वो बाद में होमो हैबिलिस की एक ब्रांच निकलकर आगे गई जो होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथल बनी थी। क्लियर? तो ये पहले होमो हैबिलिस कॉन्सेंट्रेटेड थे अफ्रीका में, कुछ निकले जो यूरोप गए और यूरोप में जाने के बाद फिर इस प्रकार से उद्विकास और भी हुआ। यानी कि पहले जो मानव था यह मुख्य रूप से कॉन्सेंट्रेटेड था अफ्रीका में। क्लियर? अब ये क्यों अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेटेड था तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमंस। फाइन? अब ये क्या है तो मैं आपको उस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्यों सारे मानव वास्तविकता में पहले अफ्रीका में ही रहते थे। क्लियर? और अगर मैं आपको एक शॉकिंग डेटा और दूं तो आप सारे ह्यूमंस को ध्यान से देखो, अगर किसी अदर एनिमल को निकालो आप तो उसके डीएनए में 100% डायवर्सिटी दिखेगी आपको। फाइन? कुछ कॉम्बिनेलिटीज होती हैं उसको हटा दें तो एक जनरल सेंस में ह्यूमन से ज्यादा जेनेटिकली डायवर्स होते हैं अदर एनिमल्स। ये क्या दिखाता है बच्चों? ये दिखाता है कि पृथ्वी में आज जितने भी मानव दिख रहे हैं ये लगभग 5 से 10 हजार कुछ बंदरों की प्रजनन के द्वारा, ब्रीडिंग के द्वारा निकले हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलना स्टार्ट करूं कि मेरे फादर, फिर मेरे ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, उसके भी दादा, इस प्रकार से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं तो चलते चलते मैं एक ग्रुप में पहुंचूंगा जहां 5 से 10 हजार ही मानव की जनसंख्या थी और उसी 5 से 10 हजार मानवों में ब्रीडिंग, प्रजनन और इस क्रिया से आगे के सारे जेनेसिस बने हैं। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर बहुत कम मानव बचे थे और उन सभी मानव से आगे सारे मानवों की उत्पत्ति हुई है। अब ये क्यों हुआ है इसके लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसे जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमन कहते हैं। अगले वीडियो में या किसी और समय
मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें अगर आप इस थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो। ये भी आपके सिलेबस में बहुत सारे प्लेसेस में ओवरलैप करेगी। क्लियर? अब देखें, अगर मैंने आपसे कहा जो होमो हैबिलिस है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये ज्यादा लंबे नहीं हुआ करते थे, इनकी हाइट कम हुआ करती थी, 3 से 4 फीट के हुए थे। और याद रखें कि ये स्कैवेंजर्स थे। स्कैवेंजर्स का मतलब है ये वास्तविकता में मृतभक्षी थे, यानी कि ये शिकार करते थे परंतु बड़े जीवों का शिकार नहीं करा करते थे। और ये भी याद रखिएगा कि ये जीवों के शिकार के लिए या फिर मृतभक्षी हैं, अर्थात जो बड़े आप कह सकते हैं प्रीडिएटर्स हैं, यानी कि शिकारी हैं, वो जब शिकार करके कुछ छोड़ जाते थे तो उससे जो मीट है उसको निकालने के लिए ये पत्थरों का उपयोग करते थे। और खासकर हड्डियों तथा पत्थरों का उपयोग करके पहला मानव जिसने कोई हथियार बनाए थे वो था होमो हैबिलिस। और याद रखिए, यही होमो हैबिलिस ने जिस समय पत्थरों से हथियार बनाना प्रारंभ करा तो इसी क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे करके इन्होंने मीट को पकाकर खाना भी स्टार्ट करा था। और याद रखिए, मीट को पकाकर खाने से ये जल्दी डाइजेस्ट हुआ तो डाइजेशन में जो ह्यूमंस की एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो वेस्ट होना कम हुई। साथ में ये हड्डियों को कुछ स्थानों पर ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जहां जानवरों की हड्डियों पर होमो हैबिलिस के दांत के निशान देखने को मिलते हैं, जो दिखाता था कि ये प्योर स्कैवेंजर्स थे, यानी कि ये वास्तविकता में मृतभक्षी थे। और इस प्रकार के जीव जो है वो हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर का बोन मैरो भी खाते थे। और याद रखिए कि इस एक्सट्रीम सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक के कारण, इस गुण धर्म के कारण होमो हैबिलिस जो है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाया और इसी कारण इसका उद्विकास हुआ। और इसी उद्विकास के फलस्वरूप आगे जाकर होमो इरेक्टस की उत्पत्ति हुई। और होमो इरेक्टस के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा याद रखें कि होमो इरेक्टस वो पहला मानव था जिसने पूरी तरह से सीधे खड़े होकर कार्य करना प्रारंभ करा। और याद रखिए, यह पहला मानव था जिसने आग जलाना सीखा तथा उसे कंट्रोल करना भी सीखा। शुरुआती स्टेजेस में होमो इरेक्टस ने क्या करा, तो शुरुआती स्टेजेस में जो प्रकृति के कारण आग लगती थी उस आग को ये सहेज कर रखते थे। फाइन। और जब ये उस आग को सहेज कर रखते थे बच्चों, तो धीरे धीरे करके उसको कंट्रोल करने के साथ साथ उस आग को बनाना भी इन्होंने सीख लिया था। तो याद रखिए, आग को कंट्रोल करना और उसे अपने कार्य के लिए उपयोग करने के लिए बनाना, ये किसने प्रारंभ करा, तो ये प्रारंभ करा होमो इरेक्टस ने। और याद रखिए, अफ्रीका की कुछ गुफाओं में ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जहां से हमें यह पता चलता है कि होमो इरेक्टस रात के समय खासकर अपनी सुरक्षा के लिए भी आग का उपयोग करता था। क्लियर हुआ बच्चों? फाइन। अब होमो इरेक्टस के बाद आता है होमो निएंडरथल। अब समझिएगा, होमो निएंडरथल वो मानव की उपजाति थी या मानव के एंसेस्टर थे जिन्होंने वास्तविकता में संस्कृति या संस्कृताइजेशन यहां से स्टार्ट हुआ था, यानी कि अपने परिवार के लिए फीलिंग्स। और इसको अगर मैं स्पष्ट तौर पर और ज्यादा रोमांटिसाइज ना करूं और डायरेक्टली आपसे कहूं तो सच बात यह थी कि होमो निएंडरथल इस मानव के जो फॉसिल्स हैं, अर्थात इस मानव के जो, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड नो, फाइन, इस मानव के जो साक्ष्य हैं ये हमें जिस स्थान पर मिलते हैं, निएंडरथल एक रिवर है, एक नदी है, जर्मनी में आती है और वहां पर नदी हुआ करती थी। आज के समय मात्र घाटी उपस्थित है और उस घाटी के आसपास निएंडरथल नामक एक मानव के साक्ष्य मिलते हैं। और याद रखिए, ये साक्ष्य बताते हैं कि वास्तविकता में जब किसी निएंडरथल की मृत्यु होती थी तो उससे ये लोग दफनाते थे। और इवन आपको दिखेगा कि पूरी की पूरी फैमिली को एक स्थान पर दफनाया गया है, यानी कि प्रॉपर यहां फैमिली सिस्टम डेवलप हो गया था। और यह भी याद रखिए बच्चों कि यहां पर देखने को मिलेगा कि ये अपने साथ कुछ जानवरों को पाला भी करते थे, खासकर शिकार के लिए। पशुपालन नहीं था बच्चों, लेकिन शिकार के लिए कुछ जानवरों को अपने साथ रखा जरूर करते थे। और खासकर डॉग्स को अपना पेट एनिमल बनाना इस एनिमल ने स्टार्ट करा था। अब आप सोचें कि क्या कारण है कि आपको मानवों का अधिवास जहां देखने को मिलता है उस स्थान पर हमेशा आपको वहां डॉग्स क्यों दिखते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मानव के उद्विकास के साथ ही हमने कुछ जानवरों को अपना
पेट एनिमल यानी कि अपने साथ डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था, और यह पहला जानवर था डॉग, और यह स्टार्ट हुआ था होमो निएंडरथल से। क्लियर है? अब ये जो होमो निएंडरथल था, याद रखिए इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। कैसे नहीं थी? तो याद रखिएगा, जो होमो निएंडरथल था इसके साक्ष्य कुछ एक स्थानों पर मिलते हैं, खासकर यूरोप में ही मिलते हैं। और यह भी याद रखें कि होमो निएंडरथल और होमोसेपियन ये साथ में बहुत लंबे समय तक सरवाइव करे थे, और यही कारण है कि आपको यूरोप में कुछ स्थानों पर बिल्कुल देखने को मिलेगा कि मानव के डीएनए में निएंडरथल का डीएनए भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित है। फाइन, तो यह भी याद रखें कि होमो निएंडरथल और होमोसेपियन इन्होंने कुछ वर्षों का समय एक साथ भी बिताया था, लेकिन होमो निएंडरथल से बहुत तेजी से विकसित होकर बाहर निकले होमोसेपियन। अब ऐसा नहीं है कि होमो निएंडरथल से डायरेक्टली होमोसेपियंस बने थे, बहुत सारी ऐसी उपजातियां उपप्रजातियां भी आई जो आकर समाप्त हुई, परंतु हम अगर क्रम से देखें तो होमो निएंडरथल और होमोसेपियन ने कुछ टाइम साथ में ओवरलैप करा, और उसके बाद फाइनली होमोसेपियंस की उत्पत्ति होती है, जहां पर मस्तिष्क का तेजी से विकास हुआ, और तेजी से विकास होने से हमारी रीजनिंग कैपेसिटी, तर्क शक्ति, आईक्यू लेवल ये आगे बढ़ा, और इसके साथ हमने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे की जर्नी को प्ले करा। क्लियर है? तो सबसे पहले इस प्रकार से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, इरेक्टस के बाद निएंडरथल, और निएंडरथल के बाद लास्ट एंड फाइनल वन इज होमो सेपियन। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये हमारा होमिनिड्स की एक कैटेगरी है। अब इसी होमिनिड्स से अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो होमिनिड्स में जो सब कैटेगरी कहती है, इसमें आपको चिंपैंजीज दिखेंगे, ओरंगुटैन्स दिखेंगे, और अन्य बंदरों की प्रजाति दिखेगी। क्लियर है? मैंने जैसा कि आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो चिंपैंजीज हैं इनका 99% डीएनए हमसे मैच करता है। इसी प्रकार से जो गोरिल्लाज हैं इनका 98% मैच करता है, जो ओरंगुटैन्स हैं इसका 97% करता है। और ये याद रखिए कि ये जो जीव आपको देखने को मिलते हैं, इन जीवों में कुछ गुणधर्म मानव के सापेक्ष बिल्कुल समान है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो इन जीवों में आपको देखने को मिलेगा विजन लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह ये देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको कोई कैटल या कोई जीव बाहर देखने को मिले आपके घर के सामने, तो जैसा आप आसमान देख रहे हैं या जैसे आप रंगों को देख रहे हैं, इस प्रकार से वो जीव उन रंगों को नहीं देख पाता। अगर मैं आपसे कहूं कि जो जीव होते हैं, ये जैसा आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, रेड कलर का एक क्लोथ जो एक कैटल होगा उसके सामने दिखाया जाएगा और वो उसको हिट करने जाता है, तो याद रखिए उस कैटल को वो कलर दिखाई देता ही नहीं, उस पशु को वो रंग दिखाई देता ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि वो सिर्फ एक्शन को फॉलो करता है। यानी कि बहुत सारे जीव होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं जिनको जो है ब्लू कलर में ही, ब्लू के ही सारे जो शेड्स होते हैं उसमें सब कुछ दिखाई देता है। इस प्रकार से आपको जीवों का क्रम देखने को मिलेगा, इस प्रकार से उनका विजन देखने को मिलेगा। अब याद रखिए, जिस प्रकार से रंगों को हम पहचानते हैं, फाइन, उसी प्रकार से ये जीव भी रंगों को पहचानते हैं। इवन आपको दिखेगा कि चिंपैंजीज में बहुत सारे गुणधर्म मानव की तरह ही होते हैं। जैसे हम रीजनिंग लगाते हैं उसी प्रकार से कुछ तर्क ये जीव भी लगा पाते हैं। क्लियर? अब यहां ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि इस कैटेगरी में आने वाले जीवों के अंदर बायपेडलिज्म देखने को मिलता है। और क्या होता है बायपेडलिज्म? तो याद रखिए, बायपेडलिज्म का मतलब है दो पैरों पर खड़े होने की क्षमता। तो याद रखिए, बायपेडलिज्म सबसे पहले कब ह्यूमंस के एंसेस्टर्स में दिखा? तो होमिनिड्स की जो कैटेगरी आपने देखी, इस होमिनिड्स की कैटेगरी में बायपेडलिज्म सबसे पहले आया था, सेम ब्लड ग्रुप आया था और साथ में सेम आई व्यू जनरेट हुआ था। क्लियर हुआ? अब इसके पहले अगर आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा होमेनोइड्स। अब ये होमेनोइड्स में जितने हमने आज तक देखे, मतलब अभी तक इस जर्नी में हमने देखा, और साथ में गिब्बन्स। अब ये गिब्बन्स क्या होते हैं बच्चों? तो याद रखिए, गिब्बन्स वो जीव हैं जिन्होंने मुख्यतः अपनी पूंछ को त्याग दिया था। सीधे खड़े होने के प्रयास में इन्होंने
पूंछ को त्याग दिया था। और ये याद रखिएगा, जो पूंछ थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ह्यूमंस में? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर जो जीव है वो किसी पेड़ में चढ़ने का प्रयास करता है तो उसकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में, अब जब उद्विकास ला रहा था कि हमें घास के मैदानों पर रहना है ना कि जंगलों में, तो याद रखिए पूंछ का अधिक यानी कि टेल का बहुत ज्यादा यूज नहीं रह गया। और जब ज्यादा यूज नहीं रह गया तो यहां से गिब्बंस ने जो है वो पूंछ को छोड़ना स्टार्ट करा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि उत्तर दें बच्चों कि भारत में एकमात्र गिब्बन किस राज्य में देखने को मिलता है? अगर मैं आपसे स्पष्ट कहूं तो एक हिंट है, भारत के उत्तर पूर्वी एक राज्य में भारत का एकमात्र गिब्बन आपको देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें कि वो गिब्बन कौन सा है, क्लियर, और कौन से नेशनल पार्क में मिलता है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद आता है एंथ्रोपोड्स। फाइन, अब ये कौन से जीव होते हैं? तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा, वो सारे मंकीज जो आज आपको पृथ्वी पर, वो सारे बंदर जो आज आपको पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जिनमें पूंछ भी उपस्थित है, उसे कहा जाता है एंथ्रोपोड्स। और ये याद रखिएगा कि ये जीव एक समय पर पृथ्वी पर बहुत अधिक जनसंख्या में उपस्थित थे, लेकिन समय के साथ कुछ का उद्विकास ज्यादा हुआ। और ये कैसे हुआ तो मैंने आपको प्रीवियसली अभी एक्सप्लेन करा था, क्लियर। अब देखिए बच्चों, एंथ्रोपोड्स के बाद जो आते हैं वो होते हैं प्राइमेट्स। अब याद रखिए, प्राइमेट्स का मतलब वो कोई भी जीव है जो इस प्रकार से अपना होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, यानी कि उसकी 4 उंगलियां तथा एक इस प्रकार से थंब होगा। अब याद रखिए कि ये जो पकड़ने की कैपेसिटी है, होल्ड करने की कैपेसिटी है, प्राइमेट्स में आपको देखने को मिलेगा दोनों हाथों में और पैरों में भी उपस्थित होती है। फाइन, यानी कि हमारे लिए तो यह काफी टफ है, लेकिन अन्य प्राइमेट्स के लिए काफी इजी होता था कि वो पैरों से भी किसी चीज को पकड़ पाए और हाथों से भी किसी चीज को पकड़ पाए। इन्हें कहा जाता है प्राइमेट्स, क्लियर। तो प्राइमेट्स के साथ अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो यहां पर आते हैं मैमल्स, यानी कि स्तनधारी जीव। अब याद रखिए स्तनधारी जीव क्या होते हैं, तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं तो स्तनधारी जीव वो जीव होते हैं जिनकी संतति जन्म के साथ ही उनके पेरेंट्स के जैसी होती है। फाइन, यानी कि अगर मैं कहूं Y और Z की एक संतति है A, तो याद रखिए A जन्म के साथ ही Y और Z के जैसा दिखाई देगा, क्लियर। यानी कि एग नहीं देते, ये स्तनधारी हैं। स्तनधारी जो है अपनी संतति अर्थात अपना ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल देते हैं अपने पेरेंट्स के, उन अपने पेरेंट्स के जैसे ही वो दिखाई देते हैं जन्म के साथ ही। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे चमगादड़। याद रखिए जो चमगादड़ हैं, जो बैट्स हैं, ये वास्तविकता में स्तनधारी होते हैं, परंतु इनके अंदर एग लाइन कैपेसिटी यानी कि अंडे देने की क्षमता देखने को मिलती है, क्लियर। तो याद रखिए कि स्तनधारी जीवों में से कुछ थे जो पेड़ों पर चढ़े, ट्री ड्वेलर्स बने, और इसमें से सबसे पहले प्राइमेट्स आए। प्राइमेट्स के बाद ये सीरीज चलना स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे प्राइमेट्स के बाद एंथ्रोपोड्स आएंगे, एंथ्रोपोड्स के बाद होमिनाइड, होमिनिड्स और फिर होमो सेपियन। तो ये था वास्तविकता में पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति तथा विकास, क्लियर। अब अगर आप समझना चाहें तो ये जो मैमल्स हैं, इसके पहले के जीवों को देखने के लिए आपको एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूं। याद रखिए पृथ्वी पर 16 जो थे वो काल आए थे। मैंने पहले भी क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज में से एक्सप्लेन करा था। इसमें सबसे पहले आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटिशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन, होलोसीन और होमोसीन, क्लियर। ये 16 एराज आए थे। और बच्चों इसी में याद रखिएगा सबसे पहले जो है एक कोशिकीय जीव जो अकशेरुकी था, फिर बहुकोशिकीय जीव जो कशेरुकी था, कशेरुकी अर्थात बैकबोन यानी कि एक सिंगल कोशिकीय यानी कि सिर्फ एक कोशिका वाले, फिर बहुकोशिकीय। और ये जो बहुकोशिकीय था इसमें धीरे धीरे करके रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ जिसे कशेरुकी कहा जाता है। इसके बाद मत्स्य युग आया।
मत्स्य युग में इसी बहुकोशिकीय जीव से मछली की उत्पत्ति हुई। फिर यही मछली की जनसंख्या बहुत बड़ी सागरों में, तो सागरों में जब ये नहीं समा पाई तो धीरे धीरे करके ये बाहर आना प्रारंभ करे। तो जब ये बाहर आए तो इन्हें कहा गया एम्फीबियंस। एम्फीबियन मतलब उभयचरीय जीव। उभयचरीय जीवों ने धीरे धीरे करके स्थलखंड में ही रहना प्रारंभ करा, और जब इन्होंने स्थलखंड में ही रहना प्रारंभ करा तो उभयचरीय जीवों से उत्पत्ति हुई सरीसृपों की, जिसे हम रेप्टाइल कहते हैं। और इन्हीं सरीसृपों, इन्हीं रेप्टाइल का सबसे एडवांस वर्जन निकल के आया, जिसे कहा जाता है डायनासोर। और फिर डायनासोर की अचानक से समाप्ति हुई, और इस समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? तो पृथ्वी पर हुई थी उल्कापिंडों की बॉम्बार्डिंग। और याद रखिए, इससे डायनासोर समाप्त हुए, और डायनासोर शिकारी थे किसके? स्तनधारी जीवों के। तो अचानक से इस स्तनधारी जीवों के जो प्रीडिएटर हैं, जो शिकारी हैं, उनके चले जाने से मैमल्स को टाइम मिला इवॉल्व होने का, और इसी विकास के क्रम में प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स के बाद कंटिन्यूएशन में ये सारे जीव आए थे। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये पूरा वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप इसके नोट्स बनाएंगे। और बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर रखें। अभी कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि हमें जो है वो बटरफ्लाइज के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए है, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहते हैं। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पार्ट में या उसके नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इवेंट लास्ट कुछ महीनों में देखने को मिले। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपनी स्टडी को ठीक से प्ले करें, एंड हैव अ वेरी नाइस जर्नी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।